हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एपिसोड में ना हम लोग 3 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से 2 रिव्यू होंगे और एक यहाँ पर प्रीव्यू होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वाले मैच की। काफ़ी अच्छा मैच था, काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर टैक्टिकल बैटल देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिटी का जो एक वो था ना, लिख रहा है अभी अपने 100% पोटेंशियल पे खेल रही है, वो जो इनका फुल पावर गियर होता है ना, वो अभी नहीं है। कहीं ना कहीं जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव ओवरऑल स्ट्रक्चर है, खटक तो रहा है। और ये चीज़ हमने इस मैच के दौरान कई फेजेस में, कई मोमेंट्स में हमने पेप गार्डियोला के जिस तरीके से एनिमेशंस आ रहे थे, जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस थे, वो साफ पता चल रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी ऑफ हिज टीम परफॉर्मेंस, जबकि एक्चुअली में सिटी डोमिनेट कर रही थी। अब एक चीज़ हमको यहाँ पे माननी पड़ेगी कि वुल्वरहैम्पटन के पास देखो एक फोकल पॉइंट तो है नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि वुल्वरहैम्पटन का ऑफेंसिव गेम स्टाइल कभी उनका स्ट्रेंथ रहा भी नहीं है। और तीसरी चीज़ कि अगर आपकी इतनी सारी ही प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद जाके आप अगर वो एक इतना अननेसेसरी रेड कार्ड है ना, मतलब यार वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था, वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड था। तो आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, तो लाइक सीरियसली आप अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचोगे कि यार मैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 10 मैन के साथ उतरूंगा। और वुल्वरहैम्पटन ने ये चीज़ 30 मिनट के अंदर ही कर दी थी। तो तुम सोचो कि 60 मिनट यहाँ पर, और उसके बाद एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि 60 मिनट के बाद हमको मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कोई अनलीस्ड अटैक नहीं मिला। हाँ, तुम में से काफ़ी लोग कह सकते हो, काउंटर कर सकते हो कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी थी वो ये था कि जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो मेरे को लग रहा था कि यार वुल्वरहैम्पटन क्या ही करेगी। लाइक आप 10 मैन पे हो, सिटी का प्रेस ऐसा होता है। और मैं तुमको बताऊंगा कि अभी एक्चुअली में सिटी का जो स्टाइल होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा प्रो है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं यार। अगर हम पहले 10-15 मिनट की बात करें ना, तो सिर्फ वुल्वरहैम्पटन ही थी, सिर्फ आप वुल्वरहैम्पटन, और सिटी का कोई प्रेस था या नहीं था, लेकिन वो ओवरऑल नलिफाई हो पा रहा था। क्योंकि आप ये मानना पड़ेगा कि वुल्वरहैम्पटन एक्चुअली में फाइनल थर्ड में घुस भी पा रही थी। जो पेड्रो नेटो पहले मेरे को थोड़ा सा क्लूलेस लग रहा था, अब पेड्रो नेटो भी बात करें, उनके फुल बैक्स की हम बात करें, जाओ मार्टिनी और रूबन नेवेस ड्रॉप डीप कर रहा है, हर चीज़ हो पा रही है अच्छे से। यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन पासिस को, थ्रेट्स को कर पा रही है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लग रही थी कि वो 10 प्लेयर थे, 1 मैन डाउन थे। अब एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि देखो यार, ये जो आप प्रेस की हम बात करते हैं ना, कि मैनचेस्टर सिटी का जो प्रेस है वो बाईपास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वुल्फ के पास, देखो यार, वुल्वरहैम्पटन के पास टेक्निकल एबिलिटी तो है, दे हैव टेक्निकल प्लेयर्स, और जिस तरीके का पैटर्न ब्रूनो लागे खिलाता है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। लेकिन ओवरऑल जब आप जनरल गेम प्ले को देखते हो ना, तो मैनचेस्टर सिटी का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सिटी का फियर है, जिस तरीके से सिटी का प्रेस है, जिस तरीके से सिटी का ऑफेंस है, जो अपोजिशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं डर जाता है यार। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पासिंग करता है, सेफ पासिंग करता है, प्रिवेंटिव पासिंग करता है, डर के पासिंग करता है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जब आप डर के पासिंग करोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप गलती तो कर ही दोगे। और सिटी तो लाइक इट्स सिमिलर टू लाइक कि मतलब सिटी तो बैठी इसलिए कि आप गलती करो। और दूसरा ये है कि जब आप सेफ और प्रिवेंटिव पासिव करोगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे, तो आप यहाँ पर सिटी के डिफेंस को तोड़ोगे क्या। लेकिन अगर इस मैच की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो अर्लिंग हालैंड, भाई ये बंदा तो कहीं से भी गोल मार सकता है। शायद से इस बार आउटसाइड ऑफ द बॉक्स था। उसके बाद जैक ग्रिलिश के लिए भी भाई मच नीडेड परफॉर्मेंस थी, मच नीडेड गोल वो चाहिए था। एक प्लेयर जो कि मेरे लिए तो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है, और वो है यहाँ पर मैनुअल अकांजी। भाई सही में, मतलब ठीक है, अब ये कहीं नहीं कह सकते कि पेप गार्डियोला के लिए यहाँ पर ये एक प्रायोरिटी सेंटर बैक होने वाला है या फिर एक स्कोर रोटेशन सेंटर बैक होने वाला है। लेकिन ये परफॉर्मेंस ऐसी दे रहा है कि पेप गार्डियोला को सोचने में मजबूर कर देगा। केविन डी ब्रुयने की अगर हम बात करें तो भाई अनदर डे एट द ऑफिस, मतलब अब केविन डी ब्रुयने से मैजिक एक्सपेक्ट करना इस लाइक कि जादूगर से एक्सपेक्ट करना कि हाँ भाई जादूगर है तो शायद से मैजिक दे, मतलब दोनों का काम ही है। आई थिंक जादूगर का काम भी है मैजिक दिखाना, और केविन डी ब्रुयने का काम भी है मैजिक दिखाना। तो इट्स जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। जैक ग्रिलिश के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि ओवरऑल अगर हम बात करें ना, जैक ग्रिलिश का बहुत ही अच्छा गेम रहा था आज। जैक ग्रिलिश टाइम ले रहा है। हाँ, कुछ इंस्टेंस में मेरे को लगा कि वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में स्लाइटली थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा सही था। और रॉड्री का कोई तोड़ नहीं है। मेरे को नहीं पता लग रहा कि मेरे को लाइक बाकी को तो छोड़ो कि बाकी रॉड्री को कभी ले पाएंगे नहीं पाएंगे, ये रॉड्री के बगैर क्या करेंगे लाइक। और मेरे को लग नहीं रहा कि पेप गार्डियोला कैल्विन फिलिप्स को ज़्यादा भरोसा करता है, नहीं करता। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, और वो आता है यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस एल्चे की। देखो, एल्चे ने इस पूरे थ्रू आउट द मैच 3 फॉर्मेशन खिलाई। पहली थी यहाँ पर 5-4-1, फिर रेड कार्ड के बाद 4-4-1, और फिर गान फटने के बाद भगवान भरोसे। उसके बाद तो भगवान भरोसे थे, तो फिर तो कोई फॉर्मेशन थी नहीं थी। फिर तो आप इसको 9-0 कह दो, आप इसको 8-1 कह दो, आप इसको कुछ भी कह दो, तो मतलब ही नहीं था। देखो यार, इस मैच में
मैंने एक्सपेक्ट करा नहीं था कि एल्चे गोल मारेगी, और मारा भी नहीं है। शॉट भी ऑन नो, 0 शॉट्स ऑन टारगेट है। जिस टीम का मैनेजर उसने खुद ही मान लिया कि देखो यार हम तो पीछे बैठेंगे और हम इरिटेट करेंगे बार्सिलोना को। बस उसने ये कह दिया कि भाई मैं अपने टीम के प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि डुअल्स हो। तो इस मैच में तो कभी था ही नहीं डाउट कि बार्सिलोना को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इट वॉज अ मैटर कि भाई तुम कितने गोल बचा लोगे, 6 होने वाले हैं, 5 होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ओवरऑल बार्सिलोना की तरफ से गुड गेम था। जब ऐसा गेम होता है ना, एक तरफा गेम होता है, जब बार्सिलोना ओवरऑल कमांड में होती है तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। अच्छा यहाँ भी बकर कट गई, यहाँ भी फालतू का रेड कार्ड ले लिया। बॉल कितनी बढ़िया थी फ्रैंकी डी जॉन्ग की, इतना बेहुदा रेड कार्ड लिया है वो। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी थी इस मैच से कि यहाँ पर तीनों गोल होते हैं उसमें से इवेंचुअली तीसरा गोल इन्होंने रूल आउट कर दिया था, लेकिन बाकी 2 गोल भी वीआर की काफी ज्यादा क्लोज कॉल थी। देखो ऑफ तो मेरे को लग रहा था, लेकिन लाइक वो एंगल का कैमरा एंगल भी हो सकता है, और इवेंचुअली वीआर का डिसीजन था वो यहाँ पर ये था कि दोनों गोल स्टैंड करते हैं। बट हाँ, बकर तो आई थिंक थोड़ा सा इस पर डिस्कशन तो हुआ होगा कि वीआर मतलब ये गोल स्टैंड करता है नहीं करता है, क्योंकि जिस एंगल से अपन देख रहा था ना उस एंगल से थोड़ा सा तो लग रहा था कि यार ऑफ तो है। लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मेरे को लगी वो सबसे पहले तो भाई पेड्री का नाम लेना पड़ेगा भाई। लाइक यार पहला गोल उसका वो जो गोल था ना, वो जो लेवेंडोव्स्की ने टैप इन करा था, बट इट वाज नॉट लेवेंडोव्स्की। स्ट्रेट अवे आप क्रेडिट नहीं दे सकते। पेड्री के पास बॉल आई, एरिया उसके पास था, उसने गोल नहीं मारा, उसने शूट नहीं लिया, उसने काम एरिक बाल्डे का रन पिक करा और एरिक बाल्डे ने 2 असिस्ट कर दिए। बहुत बड़ा बूस्ट है एरिक बाल्डे के लिए भाई, उस बंदे के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये प्लेट में बिछा के दिया था ये परफॉर्मेंस। प्लेटफॉर्म था हाई रिस्क, नो रिस्क, सॉरी 0 लो रिस्क था। कोई था आप पूरा गेम डोमिनेट करने वाले, आपको ऑफेंसिवली आपको जितना दिखा सकते हो आप उतना दिखाओ, और उसने वो करके दिखाया। और फिर लेवेंडोव्स्की तो इस समय चली ऐसा रहा है कि आपको अपने का स्ट्राइकर जहां चाहिए लेवेंडोव्स्की वहां मिलेगा। अगर बार्सिलोना थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत दे रही है, लेवेंडोव्स्की मिलेगा। अगर बार्सिलोना बहुत बढ़िया अटैक मिल रही है, लेवेंडोव्स्की आपको पिक्चर में नहीं है, लेकिन एकदम से लेवेंडोव्स्की आगे गोल स्कोर कर देगा। सेकंड गोल ऐसा ही आया था। तो इवन लाइक हर चीज इस समय पीस बाय पीस काम कर रही है। अब देखो यार यहाँ पे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा कि पोजीशन तोड़ दिया वोट दिया, क्योंकि एल्चे के अगेंस्ट कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि बार्सिलोना को दिक्कत होने वाली है। अच्छा, और मेरे को जो अच्छी चीजें लग रही है वो ये है कि उस्मान डेम्बेले भाई तेज तो है बहन, जो भाई बहुत तेज है बंदा। उस्मान डेम्बेले, रफीनिया, मतलब तुम आर्सेनल देख रहे हो, गोला बारूद देख रहे हो बार्सिलोना के पास कितना है। फ्रैंकी डी जॉन्ग का भी गेम काफी ज्यादा सही था, बहुत सही। और अगर डिफेंस लाइन की हम बात करें, पता नहीं मैं कहाँ एक कमेंट पढ़ रहा था कि अगर इस समय बार्सिलोना की डिफेंस की बात करें कितना यंग है। अगर अराओ की बात करो, आप जोस कोंडे की बात करो, आप एरिक गार्सिया की बात करो, आप एरिक बाल्डे की बात करो, मैं मानता हूँ कि इवन दो दे आर यंग, लेकिन अपन को ये मानना पड़ेगा कि भाई उनकी जो स्पेशलिटी है, इन 4 बंदों को अगर मैं किसी टीम के सामने खड़ा कर दूं तो कोई कहेगा कि हाँ यंग है इसलिए ठुक जाएंगे। भाई ये पेल देंगे, दब नहीं रहे ये लौंडे भाई, ये बहुत सही खेल रहे हैं ये। और बहुत मुश्किल है इस समय जो बेंच पे बैठे होंगे ना। हाँ, एक तो भाई कैसी से भाई कैसी को अपने हाथ पार ऐसे चील कौवा बनने की जरूरत नहीं है। रेड कार्ड मिल सकता था भाई कसम, और दूसरा वाला तो पक्का मिल जाता। मेरे को लग रहा है कि रेड कार्ड मिल जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, अब देखो ये वीआर का काम है। बट हाँ भाई मेरे को लग रहा था, पॉसिबिलिटी लग रही थी मेरे को कि मिल जाता, और अगर मिल जाता तो मेरे को लगता ज़्यादा बक्कर कटती नहीं इस पर कि रेड कार्ड क्यों दे दिया है, फिर बहुत अनजस्टिफाइड है। क्योंकि 2-3 दूसरा वाला जो पेनल्टी बॉक्स में था वो तो पक्का ही रेड कार्ड लग रहा था मुझे कि अब तो दूसरा से येलो कार्ड आके इसको रेड कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल भाई बार्सिलोना ने यहाँ पर प्रेशर अब रियल मैड्रिड पर डाल दिया, और ये चीज़ इसलिए भी हुआ क्योंकि अब आपके पास इंटरनेशनल ब्रेक है, और यहाँ पर मैड्रिड डर्बी जिसकी हम बात करने वाले हैं, अगर वहाँ पर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस समय प्रॉब्लम ये है कि फिर आपका सीधा एल क्लासिको 16 अक्टूबर को जो होगा वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मतलब वहाँ पर देखना पड़ेगा कि एल क्लासिको में कौन प्रेशर में आ रहा है। अभी तो बार्सिलोना में आ रही है क्योंकि इस समय रियल मैड्रिड का मैच हुआ नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मैड्रिड डर्बी की। अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिक मैच है, क्योंकि आई थिंक इस मैच के बाद ही यहाँ पर डिएगो सिमियोनी एथलेटिको मैड्रिड का वो मैनेजर बन जाएगा जिसने सबसे ज़्यादा लीग गेम्स का चार्ज लिया है। एब्सोल्युटली लेजेंडरी मैनेजर भाई, उसने एथलेटिको मैड्रिड की पूरी काया ही पलट के रख दी पिछले, अगर हम 10-11 साल की हम बात करें। लेकिन थोड़ा सा गेम की बात करते हैं। देखो डेफिनेटली रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स, लेकिन वही चीज़ होती है ना कि यार मैड्रिड डार्बी, जब डार्बी की हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली एथलेटिको मैड्रिड अगर उस डार्बी में इन्वॉल्व हो, रियल मैड्रिड जो कि मोमेंट्स पे खेलती है, जो कि यूरोपियन चैंपियंस भी है, तो यहाँ पर फॉर्म्स का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इट्स लाइक कि उस दिन जिसका सिक्का चल गया वो जीत जाएगा, वो ये सिकंदर। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर एनालिसिस करके देखें
कि किस तरीके से यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यार, रियल मैड्रिड की बात करें, करीम बेंजेमा मैच मिस कर रहा है, तो दैट वुड बी अ ह्यूज होल। लेकिन आप पिछले 2-3 मैचेस से हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हैं, कार्लो एंसेलोटी ज़्यादा रोटेशन करता नहीं है। कार्लो एंसेलोटी को अपना विनिंग स्क्वाड पसंद है और रॉड्रिगो को ही वो स्ट्राइकर पे खिलाने वाला है। काफ़ी लोग ईडन हज़ार्ड को एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ईडन हज़ार्ड को अभी भी जेल अप होने का टाइम चाहिए। वो टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा आप कह नहीं सकते भाई। देखो अब उस पर उम्मीद लगाना बेकार है कि ईडन हज़ार्ड यहाँ पर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ विनीसियस जूनियर लेफ्ट विंग पे होगा और वेलवर्दे यहाँ पर होगा। मिडफील्ड की हम बात करें, मेरे को लगता है कि टोनी क्रूस और मॉड्रिच को यहाँ पर खिला लेना चाहिए। लेकिन इवन इफ टोनी क्रूस और मॉड्रिच में से एक प्लेयर की तो जरूरत होने ही वाली है। बैकलाइन की हम बात करें, एक डिलेमा अब यहाँ पर है कि कार्लो एंसेलोटी ने ये चीज तो कंफर्म कर दी है कि ईडर मिलिटाओ ट्रेनिंग में वापस आ गया, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो स्टार्टिंग 11 में होगा या नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है कि अलाबा को आप लेफ्ट बैक खिलाओ, रूडिगर और मिलिटाओ को आप सेंटर बैक की पेयरिंग पे लेके आओ। लेकिन अगेन फिर आपने जब फर्लैंड मेंडी को रेस्ट पे कराया, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि फर्लैंड मेंडी यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, विच मीन्स कि रूडिगर और डेविड अलाबा की आप सेंटर बैक पेयरिंग खिला सकते हो। मेरे को पर्सनली भरोसा तो है नहीं कि क्लीन शीट रखेंगे नहीं रखेंगे, कोई सा भी पेयर रख लो भाई, तुम क्लीन शीट रख लो यार। क्लीन शीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्तोआ ही डिजर्व द क्लीन शीट, और आपके डिफेंस का मोराल भी बूस्ट होता है। अब बात करें एथलेटिको मैड्रिड की, तो उनका सीजन कुछ ऐसा अच्छा नहीं चल रहा भाई। देखो एथलेटिको मैड्रिड से हमको मोमेंट्स मिले जहां पर वो जादू करके दिखा देते हैं, वाई देयर एथलेटिको मैड्रिड, एंड दिखा देते हैं कि इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मेजोरिटी पोर्शन की हम बात करें तो टट्टी खेल रहे हैं यार। और सबसे बड़ा जो उनके में सबसे बड़ी जो बकर है ना, वो है यहाँ पर डिफेंस। हर्मोसो और फेलिपे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ये नहीं चल रहे भाई। ये सेंटर बैक पेयरिंग बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पिछले 13-14 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच ये सेंटर बैक पेयरिंग ने जीता है, बाकी सारे हारे हैं। इनके चक्कर में यान ओब्लाक अब एक्चुअली में मेरे को लोरियस केरियस के टाइप का गोलकीपर लगने लगा। और एथलेटिको मैड्रिड इसका कैरेक्टर ही डिफेंस से, उसका फेस है डिफेंस, वो ही सबसे कच्चा है। अब यहाँ पे रोनाल्डो के आने के बाद तो थोड़ा उनको कवर तो मिला है, लेकिन आप देखो कि लाइक एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस बहुत बड़े, लेवरकुसन ने खोल दिया था, खोल। उसके बाद अगर हम फ्रंट पे जाएं तो जाओ फेलिक्स का गोल्ड रॉट चल रहा है। जाओ फेलिक्स लाइक आई थिंक इस पहले 6 मैचेस में कुछ नहीं मारा, और लास्ट के सीजन के 4 मैचेस में उसने कुछ नहीं मारा। उसके बाद अल्वारो मोराटा की बात करें तो अल्वारो मोराटा का भी कोई परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। एक प्लेयर जो अच्छा लग रहा है वो है यहाँ पर एंटोनी ग्रीजमैन, लेकिन उसका तो पता नहीं साला रिलीज क्लॉज इन्होंने कोई 62 मिनट के बाद लाने का है। और ये चीज़ सिमियोनी ने खुद एक्सपेक्ट किया है कि जब भी एंटोनी ग्रीजमैन पिच पे आता है टीम बेटर लगती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और एथलेटिको मैड्रिड इन्वेस्ट कर नहीं रही है, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन स्टिल हमको ये समझना पड़ेगा कि एथलेटिको मैड्रिड भी एक मेंटली ड्रिवन टीम है, उसको भाई ग्रिल करने की आदत है भाई, वो ग्राइंड कर सकते हैं रिजल्ट। और ऐसे में भाई रियल मैड्रिड को थोड़ा सा तो होना पड़ेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एथलेटिको मैड्रिड का तो पता नहीं, लेकिन रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकती इस समय। तो ड्रॉप करना और ड्रॉ करना भी हारने के बराबर है, क्योंकि मेरा तो सिंपल सा मानना है कि बार्सिलोना से दो पॉइंट्स का गैप आपने बना के रखा हुआ है, उसको कायम रखो। और अगर आपने बेंजेमा की गैरहाजिरी में कायम रखा और आप सारे निकाल ले गए, तो इससे सेक्सी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। बेंजेमा आ गया तो फिर तो अपन क्रूज है, फिर तो अपन चल ही रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नाव हमारी बहुत आराम से चलेगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।